तुर्कों के दरवाजों पर खड़े खतरे के बीच एक साम्राज्य एक प्रसिद्ध योद्धा और उसकी सेना की मदद लेता है, लेकिन उनकी राजकुमारी की सुंदरता उसे विजय से हटा देती है, जो उनके साम्राज्य के लिए तबाही का कारण बन सकती है। सम्राट सर्ट्रांट और उसकी सेना का स्वागत कॉन्स्टेंटिनोपल में करता है, यह उम्मीद करते हुए कि वे आक्रमणकारी तुर्कों को हराने में मदद करेंगे, जिन्होंने उनके बेटे को मार डाला। ट्रांट फिर सम्राज्ञी से मिलता है, जो अभी भी शोक के पर्दे के पीछे छिपी हुई है। इसके बजाय तियान के सवार हिप्पिटस उनके पैरों को चूमते हैं ताकि वे उनका आदर और श्रद्धा दिखा सकें। एक सेवक बुदबुदाते हुए तियान से कहता है कि अब उसके पास शोक के पर्दे हटाने की शक्ति है, जैसा कि उसे बचाने का वादा किया गया था। सम्राट उसे अनुमति देते हैं, इसलिए योद्धा खिड़कियां खोलता है और शोक का पर्दा उठाता है। सम्राज्ञी का चेहरा देखकर वह उनके गिरते हुए बेटे की सम्मान में लड़ाई लड़ने का संकल्प करता है। फिर वह राजकुमारी कारिना के पास जाता है, जिसकी सेविका स्टेफानिया उसका बॉडी स्कड़ा करती है ताकि वह अधिक शालीन दिखे। फिर भी उसकी सुंदरता से आकर्षित ट्रांट उसका हाथ चूमता है। बाहर जाते समय ट्रांट अपनी सांस पकड़ने के लिए रुकता है। उसका दाहिना हाथ वाला आदमी डिफस चिंता व्यक्त करता है, लेकिन ट्रांट इसे साम्राज्य के लिए बेचैनी समझता है। दोनों अपने कमरे की ओर बढ़ते हैं, जहां ट्रांट तुरंत बिस्तर पर गिर जाता है। स्टेफानिया पूछती है कि क्या हुआ, तो डिफस समझाता है कि वह युद्ध में एक चोट के कारण बेहोश हो गया था। फिर वह उसे तुरंत बहाल करता है। इसके बाद डिफस उस कमरे में जाता है जहां राजकुमारी और उसकी सेविकाएं अपने शोक के कपड़े बदल रही होती हैं। वहां वह सेवा में मौजूद एक काव्यकार की बेटी से मिलता है। योद्धा फिर राजकुमारी से धीरे से कहता है कि ट्रांट सिर्फ उसके लिए इस साम्राज्य में आया था। खुश होकर कारिना डिफस को गले लगाती है, हालांकि यह उसे नाक से खून बहने का कारण बनता है और उसकी सेविकाएं तुरंत उसकी मदद करती हैं। एक मास के दौरान राजकुमारी ट्रांट को घुटने टेकते हुए देखती है। सेवा में एक व्यक्ति बुदबुदाता है कि योद्धा हमेशा मास के दौरान घुटने टेकता है, तो कारिना उनसे कहती है कि वे उसे अपना तकिया लाकर दें। हालांकि इनस उसे चेतावनी देती है कि ऐसा करने से उसकी शालीनता को खतरा हो सकता है। पास में स्टेफानिया डिफस को देखती है, जो मुस्कुरा रहा है। ट्रांट जल्द ही तकिया प्राप्त करता है और कृतज्ञता से कारिना को देखता है, उसे एक देवदूत कहकर। मास के बाद डिफस ट्रांट को गंभीर रूप से पाता है, जो स्वीकार करता है कि वह राजकुमारी से प्रेम करता है, लेकिन जानता है कि जो सच्चे प्रेम में होते हैं वे अक्सर दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। डिफस उसे सलाह देता है कि अपनी चिंता छिपाए और इसके बजाय अपनी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करे। फिर भी राजकुमारी की दयालुता का बदला चुकाने के लिए ट्रांट अपने मित्र से कहता है कि वह उसका प्रार्थना पुस्तक एक और दिन उसे दे दे। जैसे ही ट्रांट की सेना युद्ध के लिए तैयार होती है, डिफस अपने कप्तान से कहता है कि कारिना उसे अलविदा कहने के लिए आ रही है। जब राजकुमारी आती है, तिया अपनी हथेली को चूमने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे हटा देती है। स्टेफानिया याद दिलाती है कि यह प्रेम का कार्य है, तो कारिना उसे एक बार अनुमति देती है। अकेले में कारिना ट्रांट से पूछती है कि उसे इतना घबराया हुआ क्यों दिखता है, तो कप्तान उसे एक दर्पण देता है, यह कहते हुए कि उसमें जो महिला है वही उसकी जिंदगी है। वह अपने प्रतिबिंब के माध्यम से खुद को देखती है और यह उसे खुश करता है। राजकुमारी बाहर जाती है और इनस को उसके बयान के बारे में बताती है। सेविका उसे डांटती है, यह नहीं चाहती कि राजकुमारी एक ऐसे आदमी से प्रेम करे जिसका उच्च पद नहीं है। इसके बजाय वह मानती है कि ट्रांट केवल उसकी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए उसे चाहता है। इससे कारिना का दिल टूट जाता है और वह अपने कमरे में रोने के लिए दौड़ जाती है। स्टेफानिया उसे आश्वस्त करती है कि उसका ट्रांट से प्रेम, भले ही केवल अपनी इच्छाओं के लिए हो, किसी और प्रेम से बेहतर है। खुशी जोड़ती है कि सभी महिलाएं या तो लालची, मोटी या कामुक होती हैं, लेकिन वह तीनों है। कारिना पूछती है कि स्टेफानिया क्या है, क्योंकि वह खुद को ठंडी दिखाती है, तो सेविका स्वीकार करती है कि वह गुप्त रूप से कामुक है और राजकुमारी को आश्वस्त करती है कि वह स्वयं सुख का रूप है। एक घंटी बजती है, यह संकेत करते हुए कि योद्धाओं को सम्राट से अलविदा कहना है, तो सेविकाएं कारिना को ट्रांट से मिलने के लिए प्रेरित करती हैं। जब सम्राट ट्रांट को आशीर्वाद देते हैं, खुशी बुदबुदाती है कि कारिना उसे मिलने के लिए प्रार्थना करती है। जैसे ही सब लोग चले जाते हैं, कारिना अकेले कप्तान के पास जाती है। वहां वह कहती है कि सम्राट की बेटी का प्रेम प्राप्त करना गंभीर सजा का कारण बनेगा। इस कथन से हृदय विदारक होते हुए वह घोषणा करता है कि वह इतना बड़ा अपराध करने पर खुद को मार डालेगा। कारिना उसे आश्वस्त करती है कि उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि वह उसे एक पक्ष देने का प्रस्ताव करती है। आदमी अनुरोध करता है कि वह अपनी शर्ट प्राप्त करे और इसे अपने हाथों से उतार दे। राजकुमारी उसे अस्वीकार करती है, क्योंकि कोई भी आदमी उसे छूने का हकदार नहीं है। इसके बजाय वह अपनी शर्ट को अपनी सेविका की मदद से उतारती है और स्टेफानिया उसे ट्रांट को पेश करती है, जो उसे नाक से खून बहने के बावजूद प्यार से सूंघता है। फिर भी योद्धा उसे प्यार से सूंघता है। जल्द ही सेना मार्च करती है। सम्राज्ञी चुपचाप टिप्पणी करती है कि ट्रांट की सेना भटकों जैसी दिखती है, लेकिन सम्राट बस यही आशा करता है कि वे उन्हें तुर्कों से मुक्त कर देंगे। उस रात खुशी और स्टेफानिया राजकुमारी को उसके कमरे में जागते हुए पाती हैं। वे मानते हैं कि वह चिंतित है कि उसका पिता बूढ़ा हो रहा है, उसकी मां उसके प्रति वफादार नहीं है और उसके भाई के चले जाने के बाद कोई साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा, जिससे साम्राज्य गिर जाएगा। कारिना पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए, तो वे सुझाव देते हैं कि वह ट्रांट से शादी कर ले। हालांकि राजकुमारी मानती है कि उसके माता पिता योद्धा को स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसकी सेविका वादा करती है कि वह इसे संभव बनाएगी। इसके साथ कारिना अपने पिता के पास जाती है और उससे युद्ध में जाने के लिए कहती है, ताकि वह युद्ध के बारे में जान सके।
सम्राट सहमति देते हैं, लेकिन केवल अगर उसकी मां भी सहमति दे। सम्राज्ञी अपनी अंगुली से इनकार करती है तो उसकी बेटी अपनी सेविकाओं को बुरी खबर बताती है। फिर भी सम्राट उसे वापस बुलाते हैं और ट्रांट के प्रति उसके विचारों के बारे में पूछते हैं। कारिना किसी भी रोमांटिक भावनाओं से इनकार करती है, लेकिन उसकी मां जोर से हंसती है, यह झूठ पर विश्वास नहीं करती। फिर वह घोषणा करती है कि उन्हें सभी को युद्ध में जाना चाहिए। अगले दिन तुर्क स्काउट्स साम्राज्य की अग्रसर सेना को देखते हैं और वे सुल्तान मोहम्मद को सूचित करते हैं, हालांकि वह अभी भी यकीन करता है कि वे जीतेंगे। साम्राज्य में कारिना युद्ध का सपना देखती है, खुशी की उपस्थिति बुदबुदाती है कि ट्रांट की तलवार अविजित है और उसकी सेनाएं चालाक हैं, लेकिन इनस की उपस्थिति उसे खारिज करती है, कहती है कि एक सुल्तान से शादी करना साम्राज्य को बचाएगा। युद्ध भूमि पर युद्ध जारी रहता है, ट्रांट की सेनाओं को बढ़त मिलती है, हालांकि कप्तान को कंधे पर चोट लगती है, फिर भी घायल ट्रांट राज परिवार से मिलता है। अगले दिन प्लेजर ने स्टेफानिया की आंखों के नीचे की थकावट को देखा और मजाक करते हुए कहा कि उसने पिछली रात पैशन में खून खो दिया। स्टेफानिया ने इसे स्वीकार किया। ठीक तभी करीना आई और पूछा कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। प्लेजर ने राजकुमारी को एक कोने में ले जाकर उससे कहा कि वह उसे बताना चाहती है कि उसने पिछली रात क्या देखा, लेकिन इनिस के आसपास होने के कारण उसने मजेदार सपना कहकर अपनी कहानी को झूठा बता दिया। फिर वह याद करती है जब ट्रांट और डेफस को उनके कमरे में आमंत्रित किया गया था, जहां डेमन और स्टेफानिया एक साथ थे और ट्रांट और करीना भी। जब चीजें जोश में आईं, तो ट्रांट ने समानवश रुका और आगे नहीं बढ़ पाया, जबकि स्टेफानिया और डेफस ने अपनी मुलाकात जारी रखी। फिर करीना ने ट्रांट को प्रोत्साहित किया और उसे अपना प्यार कबूल किया। करीना ने प्लेजर को अपने शयनकक्ष में ले जाकर अपनी कहानी जारी रखी, जिसमें बताया कि स्टेफानिया ने डेमन को उसकी पवित्रता के उल्लंघन के लिए दूर किया था। फिर उन्होंने उसे अपना प्रस्ताव दिया, जिसे स्टेफानिया ने स्वीकार किया। वर्तमान में प्लेजर अपनी ईर्ष्या व्यक्त करती है क्योंकि कोई भी पुरुष ने उसे छुआ नहीं, जबकि करीना ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि वह अभी तक अविकार है, पिछले रात के घटनाओं के बावजूद। वह शपथ लेती है कि वह ट्रांट को कुछ भी नहीं देगी जब तक कि वे शादी न कर लें। बाद में ट्रांट को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जो कहता है कि वह ठीक हो रहा है, लेकिन उसे एंटीसेप्टिक की जरूरत है। फिर करीना उसे दवा देती है। पास में साम्राज्ञी प्रार्थना पुस्तक पढ़ रही है, जबकि ट्रांट राजकुमारी के पैर से मजाक कर रहा है। उसकी मां यह देखती है और करीना तुरंत हट जाती है। फिर ट्रांट अफवाहों के बारे में टिप्पणी करता है कि सुल्तान ने उसकी शादी के लिए पूछा है। साम्राज्ञी इस पर कड़ी आपत्ति करती हैं और बातचीत को समाप्त करने के लिए वह कहती हैं कि राजकुमारी पुस्तक पढ़े। जब राजकुमारी पुस्तक में एक ऐसे महिला के बारे में पढ़ती है जिसने एक निर्दयी जनरल की नींद में हत्या कर दी, तो वह बेहोश हो जाती है। फिर डॉक्टर उसे ताज़े हवा के लिए ले जाता है। जैसे ही सभी बाहर चले जाते हैं, इनिस ने संक्षेप में ट्रांट को दिखाया। बाद में कप्तान डॉक्टर की सलाह के बावजूद अपने कमरे से बाहर निकलता है और स्टेफानिया से मिलता है, जो उसे आश्वस्त करती है कि राजकुमारी भी ठीक है। फिर वह उसे राजकुमारी के कमरे में ले जाती है, जहां वे कुछ पल के लिए बिस्तर पर एक साथ होते हैं, लेकिन तभी स्टेफानिया यह चेतावनी देती है कि सम्राट आ रहे हैं। जैसे ही सम्राट कमरे में आता है, ट्रांट हट जाता है और अपने कमरे में लौट जाता है। रास्ते में स्टेफानिया ने पूछा कि डेमन कहाँ है और चिंता जताई कि वह उसे छोड़ आया है। कप्तान ने कहा कि वह अपने मित्र को युद्ध भूमि से वापस ले आएगा। इसके बाद ट्रांट चलता है और इनिस उसका पीछा करती है। कप्तान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह उसके लिए एक अच्छा पति ढूंढ सकता है। इनिस ने मना किया और कहा कि वह केवल वही चाहती है जिसे वह पसंद करती है। ट्रांट ने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा। फिर प्लेजर ने उसे रोक लिया और कहा कि वह करीना के साथ धैर्य रखें। जब ट्रांट ने पूछा कि क्यों वे उनकी मदद कर रहे हैं, तो प्लेजर ने कहा कि वे सम्राट के लिए उनकी साम्राज्य चाहते हैं, न कि तुर्क के लिए। फिर ट्रांट चला गया और प्लेजर ने इनिस को उसका पीछा करने से रोक दिया। बाद में करीना ने अपनी सेवा में लगे सभी को अपने तनाव के बारे में बताया और इनिस ने दावा किया कि उसकी परेशानी सिर्फ ट्रांट से है। यह सुनकर राजकुमारी ने अपने बाकी सहायक को बाहर भेजा और इनिस से और सुनने के लिए कहा। महिला ने कहा कि ट्रांट केवल साम्राज्य चाहता है और वह उसे अपनी कन्यादान को बलपूर्वक लेना चाहता है ताकि उसे शर्मिंदा किया जा सके। इनिस ने यह भी कहा कि प्लेजर और स्टेफानिया उसे धोखा दे रहे हैं ताकि वह ट्रांट के पक्ष में काम कर सके। करीना को यह सुनकर दिल टूट गया और इनिस गर्व से चली गई। फिर एक चिंतित स्टेफानिया कमरे में आई, लेकिन राजकुमारी ने उसे जाने के लिए कहा। फिर भी स्टेफानिया मुस्कुराई जब उसने डेमन को आते देखा। कुछ समय बाद ट्रांट ने सम्राट को सूचित किया कि वह युद्ध में वापस जाने के लिए तैयार है और उसने स्टेफानिया और डेमन से शादी करने की अनुमति मांगी। सम्राट ने निर्णय राजकुमारी पर छोड़ दिया और साम्राज्ञी भ्रमित हो गई। स्टेफानिया ने पूछा क्यों, तो साम्राज्ञी ने स्पष्ट किया कि सम्राट जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐसा कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वे गुप्त रूप से शादी कर चुके हैं। फिर भी वह स्टेफानिया और डेमन की शादी पर सहमत हो गई और करीना ने भी स्वीकृति दी। हालांकि स्टेफानिया ने शिकायत की कि बिना सम्राट के आशीर्वाद के उनकी शादी में कोई उत्सव नहीं होगा। ट्रांट ने कहा कि ऐसे उत्सव निरर्थक होते हैं और वहां से चला गया। फिर प्लेजर ने उसे पकड़ लिया और कहा कि वह राजकुमारी से उसके प्यार का प्रमाण देने के लिए कहे, चाहे इसका मतलब अपनी पवित्रता को बलिदान करना हो। ट्रांट ने इसका विरोध किया और कहा कि वह करीना का अपमान नहीं करेगा, जिससे प्लेजर ने उसे खारिज कर दिया और उसकी बहादुरी पर शक किया। कप्तान ने उसे आश्वस्त किया कि वह करीना के लिए सबसे अच्छा चाहता है। फिर प्लेजर ने पूछा कि उसे क्यों लगता है कि राजकुमारी उसे नहीं चाहती।
ट्रांट ने स्वीकार किया कि वह अपनी इच्छाओं से डरता है। प्लेजर ने उसे सलाह दी कि एक कन्या को जीतने के लिए उसे न तो शर्मिंदा होना चाहिए और न ही डरना चाहिए। उसके शब्दों से प्रेरित होकर उसने उससे कहा कि वह उसे राजकुमारी के पास ले जाए। रात में प्लेजर ने उसे चुपके से राजकुमारी के शयन कक्ष में ले जाया। वह राजकुमारी के सोने से पहले लेटी और ट्रांट का हाथ राजकुमारी के शरीर पर फिर से स्थानांतरित करने के लिए मार्गदर्शन किया। प्लेजर ने राजकुमारी से झूठ बोला कि वह केवल उसके शरीर की सराहना कर रही है और फिर वह चुपचाप चली गई और कप्तान को बिस्तर पर बिठा दिया। जब राजकुमारी की आंखें खुलीं तो वह ट्रांट को देखकर चौंकी। प्लेजर ने उसके मुंह को ढकने की कोशिश की, लेकिन इनिस और अन्य लोग पहले ही जाग गए थे और दरवाजे पर खटखट कर रहे थे। जल्दी से प्लेजर ने ट्रांट को खिड़की से बाहर निकलने में मदद की। ठीक समय पर सम्राट और उसके सहायक कमरे में आए। करीना ने झूठा रोने का नाटक किया, यह कहकर कि चूहे ने उसके चेहरे को छुआ। सम्राट एक तलवार के साथ आया, लेकिन साम्राज्ञी ने कहा कि सभी को बिस्तर पर वापस जाना चाहिए। फिर प्लेजर ने स्टेफानिया से चुपके से कहा कि ट्रांट को मदद की जरूरत है। वह फिर खिड़की से बाहर कूद गई और गलियारे में जाते हुए उसने देखा कि कप्तान रस्सी से लटक रहा था, क्योंकि रस्सी बहुत छोटी थी। वह उसे मदद देने ही वाली थी कि सम्राट चूहे के लिए खोज करते हुए उसके पास से निकला। उसने थोड़ा रुककर प्लेजर को देखा और उसकी शरीर की सराहना की, फिर अपने शिकार पर वापस लौट गया। ट्रांट अपनी पकड़ खो देता है और गिरकर अपनी टांग तोड़ लेता है। सौभाग्य से उसका स्क्वायर और डेमन उसे देख लेते हैं और उसे तुरंत उसके क्वार्टर में ले जाते हैं। उन्हें यह कहानी तैयार करनी है कि उसकी टांग कैसे टूटी, इसलिए डेमन घोड़ा लाने जाता है। सुबह होते ही वे उसे घोड़े पर चढ़ाते हैं ताकि यह दिखे कि गिरने के कारण उसकी टांग टूटी थी, लेकिन असल में दूसरी टांग भी टूट जाती है। फिर वे उसे महल में ले आते हैं, जहां सम्राट शोक करता है कि अब ट्रांट के बिना उसे युद्ध का नेतृत्व करना पड़ेगा। हालांकि कप्तान शपथ लेता है कि वह समय आने पर युद्ध के लिए तैयार होगा। यह सम्राट को संतुष्ट करता है और वह महिलाओं से मिलने के लिए निकल जाता है, जबकि शूरवीर की चोटों की घोषणा करता है, जिससे करीना बेहोश हो जाती है। बाद में जब हिप्पिटस टायरेंट को कथाएं पढ़ता है तो प्लेजर आती है और स्क्वायर को छोड़ने का संकेत देती है। वह पूछता है कि करीना कैसी है और उसे अपमानित करने के लिए माफी मांगता है। प्लेजर उसे आश्वस्त करती है कि राजकुमारी उससे प्यार करती है और शपथ लेती है कि वह उसे उनका सम्राट बनाएगी। इस बीच सम्राज्ञी हिप्पिटस को देखती है और पूछती है कि वह क्यों पीलापन महसूस कर रहा है। वह कहता है कि वह टायरेंट की चोटों को लेकर चिंतित है और वह भी अपनी चिंताओं को साझा करती है, यह जोड़ते हुए कि उसे अपनी सोचों के कारण नींद नहीं आती। हिप्पिटस सोचता है कि यह इसलिए है क्योंकि वह अकेले सोती है और असंतुष्ट होती है, ठीक वैसे ही जैसे वह है। सम्राज्ञी पूछती है कि उसे कौन तंग कर रहा है, तो वह अपने प्यार का इजहार करता है। वह शर्मिंदा होकर चलने लगता है, लेकिन सम्राज्ञी उसे बताती है कि अगर वह इसे राज रख सकता है तो वह उसे कहीं और पा सकता है। इनिस टायरेंट के कमरे में चुपके से घुस जाती है जबकि वह सो रहा होता है। वह उसे चूमती है, लेकिन जब वह जागता है तो वह जल्दी से यह सौदा करती है कि वह उसके जैसे किसी कुशल महिला के साथ बेहतर होगा, न कि उस धोखेबाज राजकुमारी के साथ। इसके बावजूद ट्रांट उससे कहता है कि वह चला जाए, यह घोषित करते हुए कि वह उसकी झूठी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद इनिस दरवाजे तक जाती है, लेकिन पहले वह रात के साथ अपनी योजना को प्रस्तुत करती है। इनिस शहर जाती है और एक बड़ा दर्पण खरीदती है, फिर एक युवा किसान महिला से मिलती है और उसके लिए एक ड्रेस खरीदने का निर्णय लेती है। उस शाम सम्राज्ञी अपनी उपस्थिति को जल्दी समाप्त कर देती है ताकि उसे कुछ प्राइवेसी मिल सके। वह खुद को उस शाम के लिए तैयार करती है, हालांकि वह अपने प्रतिबिंब से यह स्वीकार करती है कि किसी इतने युवा व्यक्ति से प्यार करना कितना शर्मनाक होना चाहिए। फिर भी वह हिप्पिटस को अपने बिस्तर में स्वागत करती है। सुबह में एक सहायक उस दर्पण को, जो इनिस ने खरीदा था, टाट के शयन कक्ष की खिड़की के बाहर स्थापित करता है। इसके बाद इनिस कप्तान से मिलती है और उसे एक महिला का प्रतिबिंब दिखाती है, जिसे वह करीना मान लेता है। तभी महल का माली महिला से मिलता है और उसे संतुष्ट करता है। इनिस दावा करती है कि करीना अपनी इज्जत की रक्षा नहीं करती, फिर भी अन्य पुरुषों को अस्वीकार करती है और यह ट्रांट को गुस्से में डालता है। बाहर प्लेजर, स्टेफानिया और डेफस उन किसानों को देख रहे हैं जो एक बागबान के साथ राजकुमारी का बहाना बना रहे हैं। इस दौरान इनिस फिर से शूरवीर को ललचाती है, यह कहकर कि वह उसकी मदद करेगी ताकि वह उस झूठी राजकुमारी को भुला सके। हालांकि ट्रांट महिला को घोंटता है, यह कहते हुए कि वह कभी भी अपनी करीना के प्यार को नहीं भुला सकता। अचानक प्लेजर, स्टेफानिया और डेफस आते हैं और नकली राजकुमारी और बागबान के सिर के साथ दिखाते हैं कि इनिस ने झूठ बोला था। महिला उनसे दया की भीख मांगती है, लेकिन डेफस उसे दंडित करने का प्रस्ताव करता है। हालांकि ट्रांट उसे माफ कर देता है और उसे जाने देता है। कहीं और होलस सम्राज्ञी को जागता है, जो उसे एक हार देती है जो उसके प्यार का प्रतीक है, और यह भी वादा करती है कि अगर वह पर्याप्त जीवित रहती है तो वह उसे सम्राट बना देगी। कुछ दिनों बाद सम्राट अपनी पत्नी को संदेह करते हुए देखता है कि उसने अपने कमरे को बंद कर रखा है। वह उससे दरवाजा खोलने का आदेश देता है तो सम्राज्ञी होलस को छिपाने के लिए जल्दी से कहती है। ठीक समय पर सम्राज्ञी दरवाजा खोलती है और कमरे का निरीक्षण करती है। वह देखती है कि उसकी पत्नी नग्न है, तो सम्राज्ञी यह बहाना करती है कि उसने सोते समय अपनी गाउन हटा ली होगी, यह दावा करते हुए कि वह अपने मृत बेटे को बचपन में खिलाने का सपना देख रही थी। यह सम्राज्ञी को विश्वास दिलाता है और वह कमरे से बाहर निकल जाता है।
जल्द ही सम्राज्ञी को पता चलता है कि उनके एक शहर को तुर्कों ने जीत लिया है, तो वह अपने शूरवीरों को इकट्ठा करने का आदेश देता है, टायरेंट की टूटी हुई टांग के बावजूद। बाद में प्लेजर करीना को एक गुप्त खिड़की से अपने पिता के शयन कक्ष में ले जाती है, जहां वे देखती हैं कि उसकी सेहत कितनी बिगड़ चुकी है। सहायक राजकुमारी को चेतावनी देता है कि उसकी पिता की बिगड़ी हुई सेहत और वृद्धावस्था के कारण सम्राट उसे तुर्कों के पास भेजने का विचार कर सकते हैं, ताकि शांति हो सके। हालांकि सम्राज्ञी, जो अपनी जवानी को फिर से प्राप्त करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं, अंततः राज करने लगेंगी। इसके बाद प्लेजर राजकुमारी को उकसाती है कि वह खुद को टायरेंट के पास भेजे ताकि वह उसे साहस दे सके, ताकि वह तुर्कों से बचाने के लिए सेना का नेतृत्व कर सके। हालांकि करीना चाहती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो और वह केवल शादी के बाद ही अपने पति को खुद को देगी। अचानक प्लेजर उसे पकड़ लेती है और याद दिलाती है कि वह राजकुमारी है, जबकि उसका पिता मर रहा है और उसकी मां पागल हो रही है। साम्राज्य की किस्मत उसके हाथ में है। कोई और विकल्प न देखकर करीना और प्लेजर शूरवीर के पास जाती हैं और राजकुमारी उसे उनका नया राजा घोषित करती है। सहायक उसे ताज देता है, जो वह पेश करती है। बाद में प्लेजर करीना को उत्साहित करती है और उसे नग्न करके शूरवीर के पास भेज देती है। हालांकि टायरेंट की टांग अभी भी ठीक हो रही है, प्लेजर मदद करती है ताकि प्रेमी अपना मिलन कर सके। फिर टायरेंट पूछता है कि क्या यह वही है जो करीना चाहती है, या आश्वासन देते हुए कि वह उसके असली इच्छाओं का सम्मान करेगा। यह करीना को खुशी देता है, क्योंकि वह यह पुष्टि करती है कि उसका प्यार शुद्ध है, न कि केवल यौन इच्छाओं के कारण। गुस्से में, क्योंकि वे अभी भी एक साथ नहीं होते, प्लेजर उग्र होकर कमरे से बाहर निकल जाती है। करीना खुद को पहनती है और उसके बाद उसका पीछा करती है। कुछ दिनों बाद तुर्की सेना महल में पहुंचती है और उनका दूत तुर्क सुल्तान का प्रस्ताव लाता है, जिसमें वह राजकुमारी करीना से शादी करने की पेशकश करता है, इसके बदले में तुर्की द्वारा कब्जे किए गए शहरों को वापस लेने की शर्त रखता है। हालांकि इसका मतलब यह होगा कि यदि करीना एक पुत्र को जन्म देती है, तो वह उनके धर्म को अपनाएगा और उनका साम्राज्य शासित करेगा। सम्राज्ञी सुल्तान को सम्मान देती है, लेकिन उनसे यह निवेदन करती है कि वे उनके ईसाई धर्म को छोड़ने का दबाव न डालें। हालांकि इससे पहले कि वह इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर सके, उसकी पत्नी चुपचाप उसे याद दिलाती है कि टायरेंट अभी भी घायल है, इसलिए सम्राट दूत से कहता है कि वे इस सौदे पर विचार करने के लिए उन्हें कल तक का समय दें। तुर्की, जिसे दुश्मन को नहीं सौंपा गया था, करीना को टायरेंट के कैंप में ले जाती है। वहां शूरवीरों और सहायक ने आखिरकार अपनी इच्छाओं का आदान प्रदान किया। अगले दिन सम्राज्ञी तुर्की दूत से मिलती है और वे करीना को सुल्तान से शादी करने के प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं, लेकिन केवल अगर उनका भविष्य का बेटी ईसाई धर्म को अपनाए। इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले करीना और उसके सहायक आते हैं और घोषणा करते हैं कि राजकुमारी शूरवीर के संतान को गर्भवती है, जिसे वह प्रार्थना करती है कि वह उसे बच्चा दे। सम्राज्ञी के निराश होने के बावजूद सम्राज्ञी अपनी बेटी की सराहना करती है और घोषणा करती है कि जल्द ही युद्ध होगा। ट्रांट की सेना तुर्कों से युद्ध करती है। ट्रांट अपनी चोटों के बावजूद संघर्ष करता है, हालांकि डेफस की मदद के बावजूद उसे एक मुकाबले में चुनौती दी जाती है और अंततः सुल्तान को मार डालता है। युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन ट्रांट बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे पता चलता है कि वह मरने जा रहा है। शूरवीर डेफस से प्रार्थना करता है कि वह उसे राजकुमारी तक ले जाए। हालांकि ट्रांट मर जाता है इससे पहले कि वे महल पहुंच सके। डेफस अंतिम पत्र करीना को देता है और उसके अंतिम संस्कार में करीना उसके हाथ चूमती है और उससे प्रार्थना करती है कि वह वापस आ जाए। जब यह नहीं होता है तो राजकुमारी अपनी मौत के लिए प्रार्थना करती है। महीनों बाद डेफस और स्टेफानिया कॉन्स्टेंटिनोपल से निकल जाते हैं, अंततः यह जानकर कि करीना ने अपनी मृत्यु को गले लगाया। जल्द ही सम्राट अपनी बीमारी से हार गए और सम्राज्ञी ने हिप्पिटस से शादी कर ली, जो अब उनका शासक बन गया है। उसने प्लेजर को अपनी सलाहकार के रूप में पदोन्नत किया, हालांकि अफवाहें थीं कि वह उसकी प्रेमिका है। इस बीच इनिस ने एक अन्य सैनिक से शादी की है। डेफस केवल अपने दोस्त और कप्तान के लिए शोक कर सकता है और स्टेफानिया उसे याद दिलाती है कि ट्रांट का बलिदान तुर्कों से लोगों को बचा लिया था। हालांकि डेफस जानता है कि यह शांति केवल अस्थायी है।